तो जैसे यहां पे देखेंगे कि जो घर्षण क्रिया होती है, घर्षण क्रिया तो घर्षण क्रिया में कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सबको पता है कि यदि घर्षण क्रिया करते हैं तो घर्षण क्रिया में जो यांत्रिक कार्य होता है, यांत्रिक बोलेंगे इसको, मैकेनिकल वर्क होता है, यांत्रिक कार्य होता है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे ऊष्मा में। जैसे हम हथेली को रगड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, घर्षण क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यांत्रिक कार्य किया जा रहा है, मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। या देखे होगे ड्रिल वगैरह करते हैं, है ना, तो ड्रिल करते समय यदि ड्रिल लकड़ी पे भी कर रहे हैं, लकड़ी पर भी यदि ड्रिल की जा रही है तो वहां पे भी देखना बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है ना। तो वहां पे भी जो घर्षण कार्य किया जा रहा है, यांत्रिक कार्य किया जा रहा है, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे साइकिल में हवा भरते हैं पंप से, तो पंप से जब हवा भरते हैं तो पंप का जो सिलेंडर होता है, बेस, वो बहुत गर्म हो जाता है, उसको छूओगे कभी तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो घर्षण क्रिया होती है, इसमें जो यांत्रिक कार्य किया जाता है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में। ठीक है, तो इसी के आधार पर थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे लिया गया। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम होता है वो हमको किसमें संबंध बताता है, किए गए कार्य के परिमाण और उत्पन्न ऊष्मा में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, फर्स्ट लॉ होता है, ये किए गए कार्य के परिमाण और ऊष्मा में संबंध को दर्शाता है। तो कार्य के परिमाण और उत्पन्न ऊष्मा में संबंध बताता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क एंड जनरेटेड हीट में ये रिलेशन को यहाँ पे शो करता है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ये जो जूल ने दिया था, है ना, जूल जो वैज्ञानिक है उन्होंने दिया था। तो जूल के अनुसार, तो जूल के अनुसार क्या है कि जो किया गया कार्य होता है वो उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जूल के अनुसार जो किया गया कार्य होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कभी कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करते हैं तो कार्य का परिमाण, कार्य का परिमाण मैग्नीट्यूड उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, प्रथम नियम है जूल के अनुसार। तो जूल के अनुसार थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या है कि जब कभी भी कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करते हैं तो जो कार्य किया गया है उस किए गए कार्य का जो परिमाण होता है वो उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि W कार्य करने पर H ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो जो कार्य का परिमाण यहाँ पे है वो कितना है, W है, और उत्पन्न ऊष्मा कितनी है यहाँ पे, H यदि माने हैं, तो किए गए कार्य का जो परिमाण होगा वो उत्पन्न ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होगा।
ठीक। तो यहाँ पे इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ओपन करोगे, खोलोगे, तो इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कोई स्थिरांक मिलेगा, और उस स्थिरांक को हम किससे दर्शाएंगे, यहाँ पे जे से। तो जे जो है ये एक स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो ये एक स्थिरांक है, नियतांक है, या फिर कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, तो इसको बोला जाता है जे को ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो ये आपको याद रखना है ना, कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान, ये भी आता है एग्जाम में, कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है, 4.18 जूल प्रति कैलोरी यहाँ पे होता है। तो ये जो नियम है ये किसने दिया था, यहाँ पे जूल ने। तो H क्या है, यहाँ पे ऊष्मा है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने में एकांक हीट उत्पन्न होती है, एकांक हीट यानी 1 कैलोरी की हीट उत्पन्न होती है। तो यदि यहाँ पे जो H है इसका मान कितना रख देते हैं, यहाँ पे 1 कैलोरी। तो यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम करने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 1 कैलोरी की उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। तो जो कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो कार्य है वो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक किसको बोलेंगे, तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है जो कितनी हीट जनरेट करता है, कितनी हीट उत्पन्न करता है, 1 कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक हीट, एकांक ऊष्मा ने यूनिट हीट यानी 1 कैलोरी, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो जितना कार्य 1 कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न करेगा उस कार्य को क्या बोलेंगे कि वो किसके बराबर होगा, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के बराबर रहेगा। आई बात समझ में सबको ये। तो इसको पहले नोट करिए, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, है ना। तो ये प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम को नोट करिए। तो ये जूल के अनुसार है ना, क्लासियस के अनुसार अलग है, अभी जूल के अनुसार देखेंगे फिर क्लासियस। तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इसका एक 0वां नियम भी होता है थर्मोडायनेमिक्स का। ये प्रथम नियम है किसके अनुसार, जूल के अनुसार। ठीक है, दूसरा नियम होता है थर्मोडायनेमिक्स का 0वां नियम, 0वां नियम, यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक का ये 0वां नियम। तो ये नियम क्या बताता है कि यहां पे
इस प्रकार से सिस्टम है, निकाय है। ठीक है, तो एक सिस्टम ये है ए, एक सिस्टम बी है और एक सिस्टम ये सी है। अब ये जो दीवार है, ये जो दीवार यहाँ पे है ना वॉल, ये रुद्धोष्म दीवार है, इनको बोला जाता है रुद्धोष्म दीवार, यानी कि एडियाबैटिक वॉल। तो रुद्धोष्म दीवार, एडियाबैटिक वॉल जो होती है, उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, न तो ऊष्मा बाहर जा सकती है, न ऊष्मा उससे अंदर आ सकती है। ठीक है, और ये जो दीवार है ये है चालक दीवार है, चालक दीवार यानी कंडक्टिंग वॉल है ये। तो ये नियम बताता है कि ये दो निकाय हैं यहाँ पे और ये तीसरा निकाय है, ये तीन निकाय हैं यहाँ पे, तीन सिस्टम है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टम ए है ये इस सिस्टम सी के साथ ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में है, यानी कि बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, सिस्टम बी भी इसके साथ में ऊष्मीय संतुलन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ में ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में होते हैं, ठीक है, तो वे दोनों निकाय एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में रहेंगे। बात समझ आ गई कि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग है, ये अलग से इसके साथ में ऊष्मीय संतुलन में है, ये अलग से इसके साथ में ऊष्मीय संतुलन में है। तो यदि दो निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ में ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे दोनों निकाय एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, ऊष्मीय संतुलन में रहेंगे। तो यही थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ होता है। आई बात समझ में? तो उसमें हम बोल सकते हैं यदि दो निकाय, निकाय यानी सिस्टम, किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे दोनों निकाय एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में होते हैं। तो यही थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ होता है। ठीक है, तो इस नियम से किसकी व्याख्या की जाती है, तो ये पूछेगा, तो ताप की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस नियम से ताप की व्याख्या ने एक्सप्लेनेशन की जाती है। तो ये पूछेगा कि ताप का एक्सप्लेनेशन, ताप की व्याख्या थर्मोडायनामिक्स के किस नियम से करते हैं, तो वो 90वें नियम से करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे देखेंगे कि जो निकाय ए है ये सी के साथ और बी जो है ये भी सी के साथ कैसे संतुलन में है, ऊष्मीय संतुलन में। तो ए और बी, तो ए और बी भी क्या होते हैं, परस्पर ऊष्मीय संतुलन में होते हैं। तो ए और तो और हो गया बी,
ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। तो यही थर्मोडायनेमिक्स का 0वां नियम होता है। ठीक, इसके बाद में देखेंगे कि क्लासियस के अनुसार जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसको किस प्रकार से बताया गया है। हो गया, इसको नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो ये जो जूल के अनुसार था, जूल के अनुसार, तो जूल के अनुसार हमने पढ़ा कि जो कार्य होता है वो, ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और ऊष्मा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो कार्य का परिमाण इसके बराबर होता है। तो ये हमको जूल ने दिया था। तो क्लासियस ने इसमें थोड़ा सा सुधार किया। ठीक है, तो क्लासियस के अनुसार, क्लासियस के अनुसार, ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो क्लासियस ने थोड़ा सा क्या किया, सुधार किया। तो क्लासियस ने बताया कि यदि किसी निकाय को हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, वहां पे कार्य हो रहा है। तो जितनी ऊष्मा दी जा रही है वो पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। उस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च हो जाता है। बात समझ आ रही है कि यदि किसी निकाय को, ठीक है, कोई निकाय है ये, और इस निकाय को हम यहाँ पे जितनी ऊष्मा दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी ऊष्मा जो है कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही है। जूल ने क्या बताया कि जो ऊष्मा होती है वो कार्य के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्लासियस ने थोड़ा सा परिवर्तन करके बताया कि जो ऊष्मा होती है वो संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। कुछ ऊष्मा जो है इस निकाय की ऊर्जा वृद्धि, ठीक है, तो यहाँ पे इस निकाय की ऊर्जा वृद्धि यानी ऊर्जा बढ़ाने में, ऊर्जा इंक्रीज करने में खर्च हो जाती है। तो कुछ ऊष्मा क्या हो रही है, यहाँ पे इस प्रकार से खर्च हो जा रही है। तो दी गई ऊष्मा जो होती है वो किसके बराबर होती है, किए गए कार्य और निकाय की ऊष्मा में खर्च हुई, सॉरी, निकाय की ऊष्मा वृद्धि में खर्च हुई ऊष्मा, तो उन दोनों के योगफल के बराबर होती है। आई बात समझ में। तो यही क्लासियस के अनुसार ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कि क्लासियस के अनुसार संपूर्ण ऊष्मा, संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा का कुछ भाग, बल्कि ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च होता है। का कुछ भाग, ऐसे लिख लो, निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे ये निकाय को दी गई कुल ऊष्मा है, ठीक है, और ये बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और प्लस होती है किया गया कार्य। ठीक है, तो ये है निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, और यह है आंतरिक
ऊर्जा में वृद्धि में खर्च ऊष्मा। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च ऊष्मा और निकाय में किया गया कार्य। तो निकाय में जो किया गया कार्य है उसमें जो खर्च होगी ऊष्मा, ये यहां पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासियस के अनुसार ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। तो दोनों याद रखना है, जूल के अनुसार भी, ठीक है, और क्लासियस के अनुसार भी। ठीक, अब यदि निकाय को ऊष्मा देते हैं या निकाय पर को ऊष्मा दी जाती है या निकाय पे कार्य किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक ऊष्मा। और यदि उससे ली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा, तो यदि निकाय ऊष्मा ले रहा है तो क्या बोलेंगे, धनात्मक। और यदि निकाय ऊष्मा दे रहा है, ठीक है, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा, यदि निकाय ऊष्मा दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। यदि निकाय ऊष्मा लेता है तो वो धनात्मक होती है, और निकाय यदि ऊष्मा देता है तो वो ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इसके अनुप्रयोग देखेंगे, अनुप्रयोग यानी इसके एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, उस फर्स्ट लॉ ऑफ ऊष्मा गतिकी। ठीक, तो यहां पे देखेंगे एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। ठीक, तो एक होता है चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। तो यदि चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में कि कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, ठीक है, अब वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है। ठीक है, उसमें पहले ऐसे परिवर्तन हुआ, फिर ऐसे परिवर्तन हुआ, फिर ऐसे परिवर्तन हुआ, फिर ऐसा परिवर्तन हुआ। तो कोई निकाय, कोई सिस्टम है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, ठीक है, कहाँ पहुंच गया, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गया। तो क्या बन गया, ये एक साइकिल बन गई, एक चक्र बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम जो होता है, इस चक्रीय प्रक्रम में जो निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए कहां पहुंच गया, अपनी प्रारंभिक। तो प्रारंभ में उसकी जितनी ऊर्जा थी, प्रारंभ में जितनी ऊर्जा थी, जब वो वापस पहुंचा है, ठीक है, तो वापस पहुंचने पर भी उसकी ऊर्जा उतनी ही होगी। वापस पहुंचने पर जो ऊर्जा है, ठीक है, ये दोनों ऊर्जा कैसी होंगी, आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो कोई भी निकाय, कोई भी सिस्टम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए कहां पहुंच गया, अपने वापस वास्तविक स्थिति में पहुंच गया, पुरानी अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ में उसमें जितनी ऊर्जा थी, अभी भी उसमें कितनी उतनी ही ऊर्जा रहेगी, उसकी ऊर्जा में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चक्र जो प्रक्रम होता है, इसमें निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, उस आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, शून्य परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम समझ में आया। चक्रीय प्रक्रम किसको बोलेंगे,
कि कोई भी सिस्टम है और वो सिस्टम अपनी विभिन्न स्टेजेस से पास करते हुए अपनी फर्स्ट स्टेज में वापस पहुंच जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वहां पे चक्रीय प्रक्रम बोला जाएगा। ठीक है, और चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में जो कुल परिवर्तन होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे बोल सकते हैं कि यदि कोई निकाय अपने विभिन्न अवस्थाओं यानी स्टेजेस से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस पहुंचता है, तो इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना होता है, शून्य। ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम में प्रोसेस में निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो यानी कि हमने इसको क्या बोला था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अभी जो लिखे थे ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इस यू को किससे, यू को क्या शो किए थे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या दर्शा रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब जीरो परिवर्तन हो रहा है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। तो जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो क्लासियस के अनुसार क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बटा प्लस क्या है, किया गया कार्य का परिमाण, यही है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य, इसका मान शून्य हो जाएगा। तो जब इसका मान शून्य हो जाएगा तो निकाय को दी गई जो ऊर्जा है उसका परिमाण किसके बराबर होगा, किए गए कुल कार्य के बराबर। तो चक्रीय प्रक्रम में पूछेगा कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो किए गए कार्य के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है, तो चक्रीय प्रक्रम में हम बोल सकते हैं कि निकाय को दी गई कुल ऊर्जा, कुल ऊष्मा निकाय पर किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो निकाय पर किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। आई बात समझ में? तो इसको आपको याद रखना है। तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी यहां पे है समतापी। ठीक है, समतापी प्रक्रम। तो दूसरा है यहां पे समतापी प्रक्रम। तो समतापी को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो निकाय का ताप होता है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। उसका नाम ही है समतापी, समान ताप वाला। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम जो होता है इसमें निकाय का ताप यानी टेम्परेचर नियत या बोल सकते हो कांस्टेंट होता है। तो समतापी प्रक्रम में निकाय का तापक्रम कांस्टेंट है। तो यदि हम देखेंगे कि जो गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। और यदि ताप स्थिर है तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, उसकी स्थिर होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर। गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर। और ताप नियत है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि यहां पर भी आंतरिक ऊर्जा वृद्धि नहीं होती है।
ठीक है। तो यहां पर भी दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि गैस की, आदर्श में लिख सकते हो, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ताप नियत नियत यानी कांस्टेंट होने के कारण, ताप नियत होने के कारण आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो यहां पर भी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे शून्य। तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, शून्य। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में शून्य परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्लासियस के अनुसार जो हम यहाँ पे देखेंगे कि दी गई जो ऊष्मा है वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। तो दी गई ऊष्मा किसको दी गई, निकाय को, बराबर होगी किए गए कार्य। तो निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर होगा किया गया कार्य। ठीक, इसके बाद में होता है रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। ठीक है, प्रसार नहीं बोलेंगे, रुद्धोर प्रक्रम है, प्रक्रम है, प्रक्रम अपन देख रहे हैं ना, प्रसार नहीं देख रहे हैं, प्रसार बाद में देखें। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, जैसे बताया रुद्धोष्म दीवार है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा जो है न तो बाहर से निकाय के अंदर प्रवेश कर सकती है, न निकाय के अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है ऊष्मा आ जा नहीं सकती है। ठीक है, तो ऊष्मा का मान क्या रहता है, यहाँ पे नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे ताप लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, समतापी नाम है तो टेम्परेचर लेना, तापक्रम लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है, ऊष्मा लेनी है। रुद्धोष्म क्या है, ये रुद्धोष्म ऊष्मा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, समतापी ताप है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, यहाँ पे ताप से संबंधित होता है और यहाँ पे ऊष्मा से संबंधित है। तो यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है, इसमें निकाय के अंदर न तो बाहर से ऊष्मा प्रवेश कर सकती है, न निकाय के अंदर से ऊष्मा बाहर जा सकती है। ठीक है, यानी कि निकाय की कुल आंतरिक ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, शून्य रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में हम बोल सकते हैं कि इसमें ऊष्मा न तो बाहर से निकाय में प्रवेश करती है और न ही निकाय से बाहर निकलती है। ठीक है, अतः निकाय की ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि निकाय की ऊष्मा में कितना परिवर्तन हुआ, तो निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन, तो निकाय की ऊष्मा में जो परिवर्तन है
इसका मान क्या होगा, 0। तो निकाय की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्लासियस के अनुसार कि जो ऊष्मा होती है ये, ठीक है, ताप वृद्धि, और यहाँ पे हम मतलब जो उसके तापक्रम में वृद्धि करने के लिए जो खर्च हुई है, प्लस दूसरा यहाँ पे देखेंगे किए गए कार्य, इन दोनों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका मान 0 होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो किया गया कार्य होगा और इसमें ताप वृद्धि, इनमें क्या संबंध रहेगा। तो किए गए कार्य का मान किसके अनुसार, किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर राइज, है ना। कि यहाँ पे जो ऊष्मा खर्च हो रही है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि के लिए ऊष्मा खर्च हो रही है, ठीक है, उसका और कार्य का संबंध क्या आएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, बस समझ में आई? तो ये रिलेशन यहाँ पे इसमें आता है। तो यदि गैस के प्रसार के लिए, यदि गैस के प्रसार के लिए किसी निकाय में गैस है, गैस के प्रसार के लिए यदि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी उसकी, वहां पे कम हो जाएगी। और यदि निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसके द्वारा, निकाय के, ठीक है, गैस को प्रसारित कर रहा है, गैस को प्रसार करने के लिए निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो निकाय की ऊर्जा कम होगी तो उसका ताप कम हो जाएगा। और यदि निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो फिर निकाय पर कार्य करेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि साइकिल की जो ट्यूब होती है, जैसे साइकिल, ये साइकिल का टायर है, इसके टायर के अंदर में क्या भरी होती है, वायु, ठीक है, कैसे भरी होती है, उच्च दाब से भरी होती है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, वॉल ट्यूब, है ना। यदि इस वॉल ट्यूब को हम खोलेंगे तो ये जो निकाय है, इसके अंदर वायु है, मतलब वो निकाय है, सिस्टम है, तो वो निकाय कार्य करेगा। तो निकाय कार्य करेगा तो उस क्या करेगा, एयर को एक्सपेंड करेगा, एयर को फैलाएगा बाहर, ठीक है। तो जब निकाय कार्य करता है, एयर इससे बाहर निकलती है, तो हम बोलेंगे निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऊर्जा में कमी हो जाएगी तो ताप में कमी हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब इससे एयर बाहर निकलती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, यदि हाथ रखोगे तो ठंडी लगती है वो। या बलून होता है, बलून फुलाते हो, तो बलून जब फुलाते हो और फुला के उससे एयर निकालो अपने हाथ में से, तो वो ठंडी लगती है, ठीक है। तो वो जो निकाय है, उस निकाय में जो गैस भरी हुई है, उस निकाय द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। जब गैस बाहर निकल रही है तो फैल रही है, तो उस गैस के प्रसार में जो कार्य किया जा रहा है उससे उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, इससे उसका ताप कम हो जा रहा है। यदि हम कार्य करेंगे निकाय पर, हम इसमें हवा भरेंगे, तो हम इस निकाय में कार्य कर रहे हैं, तो उस समय इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और इसका ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब इसमें हवा भरोगे आप तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हवा निकलेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि यदि ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं यहाँ पे नहीं नहीं, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ट्यूब के फटने का कारण क्या होता है, ज्यादा दबाव डाल देना। यदि ज्यादा दबाव डाल दिए तो वो ट्यूब फट जाएगी वहां पे, है ना। अभी हर एक चीज को कौन दबा के रखा है, वातावरण, वायु दाब दबा के रखा है, ठीक है। तो वायु दाब से यदि अंदर का दाब ज्यादा हो जाएगा और उसकी सीमा से बढ़ जाएगा तो ट्यूब फट जाएगी वहां पे, ठीक है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे आप भर के रखे हो उतना ही वायुमंडल के बाहर लेके जाओगे तो वैसे ही फट जाएगी ट्यूब। धरती के ऊपर से जाओगे, पृथ्वी के ऊपर जाते जाओगे तो वायुमंडल कम होते जाएगा, तो वहां दाब कम होगा तो वैसे ही फट जाएगी। आइए समझ में? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं
निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी, निकाय द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में, उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी या निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। के बराबर होता है। रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा में कमी करता है। इससे गैस का ताप कम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार गैस पर किया गया कार्य ऊर्जा में वृद्धि अर्थात ताप वृद्धि करता है। ठीक, इसको नोट करिए। तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसमें कि साइकिल के वॉल्व को खोलने या गुब्बारे से वायु बाहर निकलने पर ठंडी लगती है। ठीक है, किसके कारण? तो रुद्धोष्म प्रसार के कारण। तो ये जो ठंडी लग रही है वायु, ये किसके कारण लग रही है? रुद्धोष्म प्रसार के कारण। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई जो वायु ठंडी लग रही है निकलते हुए, तो वो क्यों ठंडी लगती है? समतापी रुद्धोष्म चक्रीय किस प्रक्रम के कारण? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के, रुद्धोष्म प्रसार के कारण वो ठंडी लगती है। ठीक, हो गया, नोट कर लिए सब। इसके बाद में होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये अनुप्रयोग हुआ, ये अलग है ना। उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी निकाय में कार्य कर रहे हैं, और किसी निकाय में हम ऐसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, और किसी एक प्रक्रम को हमने पूरा कर लिया,
ठीक है। अब वापस से हम क्या करते हैं, उन्हीं अवस्थाओं से वापस आते हैं ऐसा, और वापस वहीं पहुंचते हैं। ठीक है। तो यदि किसी प्रक्रम में हम सभी अवस्थाओं को विपरीत दिशा में भी पूरा करते हुए वापस पहुंच पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहां से चलते समय कोई कार्य किया, फिर कार्य किया, फिर कार्य, अलग अलग अवस्थाओं से किया और यहां पहुंच गए। वापस लौटोगे तो जिन अवस्थाओं से आप पहले गुजरे हो, वापस उन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाओगे। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलेंगे। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में वह प्रक्रम, वह प्रोसेस, वह प्रक्रम जिसमें, जिसे लिखना, जिसे, वह प्रक्रम जिसे विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में संपन्न किया जा सकता है। वह प्रक्रम जिसे विपरीत क्रम में संपन्न किया जा सकता है तथा विपरीत क्रम में संपन्न करने पर, विपरीत क्रम में संपन्न करने पर उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिनसे होकर, जिनसे होकर वह सीधे प्रक्रम में गुजरा था, जिनसे होकर वह सीधे प्रक्रम में गुजरा था, किंतु ऋणात्मक प्रभाव के साथ, किंतु ऋणात्मक प्रभाव के साथ। ठीक है। तो यदि इस तरह से गया था तो हम बोले थे उसका प्रभाव धनात्मक था। ठीक है। इस दिशा में गया तो हमने बोला धनात्मक प्रभाव था। यदि वापस उन्हीं अवस्थाओं से उल्टी दिशा में आ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अब इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि यदि पहले उसने ऊष्मा का अवशोषण किया है तो अब क्या करेगा, वो ऊष्मा का विक्षेपण करेगा। ठीक है। ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो उसी के नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सीधे प्रक्रम में यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, सीधे प्रक्रम में यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, बर्फ है ये, ठीक है, तो बर्फ को हम क्या करते हैं, गलाते हैं। तो बर्फ को गलाने के लिए हम इसको क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो बर्फ गल के क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है। अब यदि ये पानी बन गया है, अब इस पानी से हम क्या करते हैं, ऊष्मा निकाल लेते हैं, तो वापस क्या बन जाएगा ये। तो यदि बर्फ को ऊष्मा दी गई है तो वो जल बन गया, और जितनी ऊष्मा दी गई है वापस निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा वापस। ठीक है। तो प्रक्रम क्या हो जा रहा है, उल्टा, बर्फ से अवस्था परिवर्तित हुई पानी, पानी से अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो यदि पहले ऊष्मा का अवशोषण किया है तो बाद में ऊष्मा का वो उत्सर्जन करेगा। ठीक है। तो उसके उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल, जैसे बर्फ को ऊष्मा देने पर वह जल बन जाता है, पानी बन जाता है।
और समान ऊर्जा जल से निकालने पर, समान ऊर्जा जल से निकालने पर वह पुनः बर्फ बन जाता है, पुनः बर्फ बन जाता है। जो पेल्टियर प्रभाव होता है, ठीक है, तो जो पेल्टियर प्रभाव होता है इसमें क्या करते हैं, ताप विद्युत युग्म, यानी इस प्रकार से युग्म बनाते हैं दो धातुओं का, ठीक है, और यदि इससे हम इस दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ताप विद्युत युग्म, ताप विद्युत युग्म, थर्मो इलेक्ट्रिक पेयर इसको बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक पेयर। तो जो ताप विद्युत युग्म में यदि इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहां पे ऊष्मा यदि क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो धारा की दिशा यदि हम परिवर्तित कर देंगे तो ऊष्मा क्या होगी, अब उत्सर्जित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें लिखिए पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव में ताप विद्युत युग्म, ताप विद्युत युग्म से धारा प्रवाहित करने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो धारा की दिशा परिवर्तित करने पर, तो धारा की दिशा परिवर्तित करने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, धारा की दिशा परिवर्तित करने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऊष्मा क्या होती है, यहाँ पे अवशोषित होती है। कि यदि इसमें क्या करेंगे, धारा ऐसे जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, यानी ऊष्मा को वो अवशोषण कर रहा है। तो धारा की दिशा यदि परिवर्तित करेंगे तो जितनी ऊष्मा अवशोषित हुई है उतनी ही ऊर्जा क्या होगी, अब निकलेगी बाहर, उत्सर्जित होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें लिखिए गैसों का, गैसों का मंदगामी, गैसों का मंदगामी संपीड़न व प्रसार, गैसों का मंदगामी संपीड़न व प्रसार उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, तो यदि गैसों का मंदगामी संपीड़न होता है, तो जैसे कोई बर्तन है यहाँ पे, इसमें गैस भर दिए और कोई पिस्टन लगा करके इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, समतापी परिवर्तन, समतापी परिवर्तन इसको बोलेंगे। यदि इसको धीरे धीरे दबाया जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं, संपीड़न कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। और इसको यदि बाहर ऐसे खींच रहे हो तो गैसों में क्या होगा, प्रसार होगा, तो क्या बोलेंगे, एक्सपांशन होगा। तो ये बहुत धीरे धीरे करना है, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो तापक्रम होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके लिए जो भी ऊर्जा इसको चाहिए वो बाहर से ले लेगा, वातावरण से, या जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो वातावरण को दे देगा। तो इसमें भी ऊष्मा लेता है और उतनी ही ऊष्मा दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैसों का जो मंदगामी संपीड़न है या प्रसार है, ठीक है, यानी कि समतापी परिवर्तन है, वो भी क्या होता है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोल सकते हैं कि
जो विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन देखिए वो सब। तो विद्युत अपघटन हम किस में करते हैं? डीसी में। एसी में कभी नहीं होता, विद्युत डीसी में होता है, क्योंकि डीसी करंट एक दिशा में जा रही है। ठीक है, तो यदि हम क्या करते हैं, एसी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन डाल दिया, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम डीसी देते हैं तो इसके अंदर जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके ऊपर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है। ठीक है, तो इस पे जो मुक्त है पदार्थ की मात्रा वो किसके अनुपाती होती है, उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा। ठीक है, तो विद्युत की मात्रा की क्या होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन यदि हम यहाँ पे एसी दे देंगे, एसी दे देंगे मतलब धारा एक बार इस दिशा में जाएगी, फिर साइकिल चेंज होने पे धारा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, तो जितना जमा था पदार्थ वो वापस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यदि धारा की दिशा हम परिवर्तित कर देते हैं तो जितना पदार्थ जमा हुआ है वो वापस क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन में घुल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत अपघटन भी कैसा है, यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। आई बात समझ में? अब इसके बाद में एक होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलेंगे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने देखा था कि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, ठीक है, ये गया और वापस उन्हीं अवस्थाओं से वापस भी आ गया, तो उसको क्या बोले, उत्क्रमण प्रक्रम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिन अवस्थाओं से गया है उन अवस्थाओं से वापस नहीं लौट सकता। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमण प्रक्रम। यानी कि इसमें जो अवस्था है वो परिवर्तित वहां पे नहीं हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय में परिवर्तित हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और अनुत्क्रमणीय में वो रिवर्स नहीं होता है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो उसमें नोट करिएगा, अनुत्क्रमणीय में उसमें लिखिए वह प्रक्रम जो विपरीत क्रम में ठीक उन्हीं अवस्थाओं में वह प्रक्रम जो विपरीत क्रम में ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न नहीं किया जा सकता है, संपन्न नहीं किया जा सकता है, जिन अवस्थाओं में प्रक्रम सीधे क्रम में संपन्न हुआ था, सीधे क्रम में संपन्न हुआ था। ठीक, तो यहां पे देखेंगे तो ये रिवर्स नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो जैसे कि यहां पे देखेंगे घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, अब जैसे कोई वस्तु रखी है तो यदि हम इस पे इस दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल उसके विपरीत कार्य करता है, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आरोपित बल है और घर्षण बल क्या करता है, उसके विपरीत कार्य करता है। तो यदि हम बल की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, हम जो बल इस दिशा में लगा रहे हैं इस दिशा में लगाएंगे तो भी क्या होगा, घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हमारे बल की दिशा परिवर्तित होने पर घर्षण बल की दिशा परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो हमें हमेशा घर्षण बल क्या रहेगा, आरोपित बल के विपरीत ही कार्य करेगा।
तो ये कैसा प्रक्रम रहेगा, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। तो जैसे कोई प्रतिरोध है और इससे हम इस दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं होगा कि यदि हम इस दिशा में धारा प्रवाहित करें तो ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ऐसा होगा क्या? इस दिशा में भी धारा प्रवाहित होगी तो भी ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो किसी भी दिशा में धारा प्रवाहित हो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। तो प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या है, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो पानी है ऊंचाई से गिर रहा है, तो ऊंचाई से पानी का गिरना, ऊंचाई से पानी का गिरना, ठीक है, तो ये भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। लोहे में जंग लगना, ये भी एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ये सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण। हो गया। इसके बाद में समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यदि किसी निकाय में बहुत धीरे धीरे कार्य किया जा रहा है जिससे कि उसका ताप कैसा रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम। तो उसको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जितनी ऊष्मा उसमें उत्पन्न होती है तो वो वातावरण में चले जाती है या वातावरण से उसमें प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पे उस प्रक्रम की जो ऊष्मा है वो कैसी रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये जो समतापी प्रक्रम होता है ये बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो समतापी प्रक्रम कैसा होता है, धीरे धीरे, और इसमें निकाय की जो ऊष्मा है वो कैसी रहेगी, ऊष्मा नहीं बोलेंगे, ताप, जो निकाय का ताप है वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बर्फ है, यहाँ ये बर्फ है। ठीक, अब ये जो बर्फ है इस बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब बर्फ गल रहा है इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, और ये किस में परिवर्तित हो रहा है, पानी में। ठीक है, जल में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो तापक्रम होगा जल का भी वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम देखेंगे समतापी प्रक्रम में अवस्था क्या हो रही है, यहाँ पे परिवर्तित हो रही है, लेकिन इस निकाय का जो ताप होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा रहेगा, वहां पे नियत रहेगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नहीं, बर्फ का गलनांक भी शून्य होता है, और बर्फ का बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलोगे, उसको जमाव बिंदु। ठीक है, ये भी कितना होता है, यदि बर्फ जमा हुआ है तो भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब वो गल के पानी में बदल रहा है तब भी उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। तो बर्फ का गलनांक और फ्रीजिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कैसे होते हैं, सेम, 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसी तरह से यदि कोई तरल है, द्रव है, और वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो उस समय भी उसका जो वाष्प का जो टेम्परेचर होगा और उस द्रव का जो टेम्परेचर होगा दोनों कैसे होंगे, वहां पे समान होंगे। तो यहाँ पे जब भौतिक परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो जब भौतिक परिवर्तन होता है यहाँ पे, तो निकाय का जो ताप है वो कैसा रहता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है।
तो इसको क्या बोलते हैं, समतापी परिवर्तन। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा जब किसी निकाय में इस प्रकार भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन किया जाता है, भौतिक परिवर्तन किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया में पूरे प्रोसेस में उसका ताप, उसका टेम्परेचर नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। तो इस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे गलनांक पर बर्फ का पिघलना, गलनांक पर बर्फ का पिघलना सेकंड लिखिए, क्वथनांक पर, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर द्रव का लिक्विड का वाष्प में परिवर्तित होना, क्वथनांक पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। ठीक है, उसके बाद में पैराग्राफ चिंचरक लिखिए, जो ये समतापी परिवर्तन है ये कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे धीरे यानी क्या बोलोगे, मंदगामी, मंदगामी होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो मंदगामी प्रक्रम होता है ये। इसमें ताप कैसा होता है, नियत होता है, ताप कांस्टेंट होगा। निकाय से वातावरण में ऊष्मा जा सकती है और वातावरण से ऊष्मा आ सकती है, है ना, बोलेंगे ऊष्मा का क्या होता है, विनिमय होता है वातावरण के साथ में। ठीक है, तो वातावरण और निकाय के मध्य ऊष्मा विनिमय होता है, विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है ना। गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। और ताप कैसा है, नियत है, ताप नियत है, ताप कांस्टेंट है ना, ताप नियत होता है, इसमें ताप कांस्टेंट होता है। तो इसलिए गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है, यहाँ पे नियत रहती है। ठीक, इसके बाद में एक होता है जिसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसके बाद में रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है ये कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस। तो जैसे देखेंगे कि कोई एक बर्तन है ये, और इस बर्तन में क्या रखी हुई है, यहाँ पे ऐसा गैस, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा के इसको क्या बोलते हैं, बहुत कम समय में तेजी से इसको दबाना है, बहुत कम समय में तेजी से दबाना है। तो इसके अंदर, ठीक है, का जो ताप है, टेम्परेचर है, वो क्या होगा, उच्च हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे कि गाड़ियों के जो पिस्टन होते हैं, सिलेंडर होते हैं, है ना, उनमें किसका यूज किया जाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम का यूज किया जाता है। कि जब गाड़ी का जो सिलेंडर होता है, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी है अपनी, उस गाड़ी में क्या होता है, इस प्रकार से सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में, ठीक है, यहां से एयर आती है, यहां से एक फ्यूल इंजेक्टर होता है, जैसे डीजल इंजन होते हैं, तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, यानी कि जो डीजल को यहाँ पे इंजेक्ट कराता है, प्रवेश कराता है, तो ये सिलेंडर होता है। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, ऐसा पिस्टन होता है, ठीक है, तो ये पिस्टन है यहाँ पे। तो जब ये पिस्टन पीछे आता है तो इसमें क्या आ जाती है, वायु अंदर आ जाती है, और इसको बहुत तेजी से क्या करेगा, दबाएगा। जब इसको बहुत तेजी से दबाएगा तो यहाँ पे अंदर का जो तापक्रम है वो 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बहुत कम समय में तेजी से दबाएगा वो। तो क्या कर रहा है, ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ का तापक्रम बढ़ता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, डीजल को यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है। तो उच्च तापक्रम की एयर में जैसे ही इंजेक्ट होता है फ्यूल, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो वो किसके कारण से हो रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण होता है। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस। इसमें जो ऊष्मा है ना तो यहाँ से बाहर निकल पाती है और ना तो बाहर से, क्योंकि इतना कम समय होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान उतने कम समय में संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें अंदर की जो ऊष्मा है वो परिवर्तित नहीं होती है। ऊष्मा का मान कैसा होता है, नियत, ठीक है। इसमें ताप का मान नियत होता है, समतापी। और ये रुद्धोष्म, ये ऊष्मा से संबंधित होता है। तो इसमें किसका मान नियत होता है, ऊष्मा का मान नियत होता है। ऊष्मा नहीं निकलती, उसमें से क्या निकल रहा है, आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट यानी कि इसके अंदर जो जल गया, जलने के बाद उसको बाहर निकालना है, फिर नया पदार्थ आएगा, फिर वो जलेगा, तो उसके लिए साइलेंसर वहां पे यूज करते हैं, एग्जॉस्ट के लिए, ठीक है। तो साइलेंसर का अलग फंडामेंटल है कि वो क्या था, बैक प्रेशर अप्लाई करता है, और बैक प्रेशर अप्लाई करने से जो इसकी एफिशिएंसी होती है इंजन की, वो वहां पे बढ़ जाती है, आउटपुट पावर इसकी बढ़ जाती है, और जो साउंड वगैरह है वो वहां पे कम हो जाता है, ठीक। तो हाँ, वो आगे इंजन में बताऊंगा, इंजन आएगा ना इसके बाद में, इंजन है उसमें बताऊंगा पूरा, है अभी क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो इसमें नोट करिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में, उसमें लिखिए रुद्धोष्म प्रक्रम में, इस प्रक्रम में ऊष्मा, इस प्रक्रम में, ऐसा लिखिए, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में किसी निकाय में, किसी निकाय में इस प्रकार भौतिक परिवर्तन होता है, इस प्रकार भौतिक परिवर्तन होता है, इस प्रक्रम में किसी निकाय में इस प्रकार भौतिक परिवर्तन होता है कि ऊष्मा न तो निकाय से बाहर निकलती है, कि ऊष्मा न तो निकाय से बाहर निकलती है, और न ही निकाय में प्रवेश करती है, और न ही निकाय में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें ऊष्मा का मान नियत होता है, इसमें ऊष्मा का मान नियत होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, एक में ताप और दूसरे में क्या मान रहेगा, ऊष्मा का मान नियत रहेगा, ठीक है। ये कैसा प्रक्रम है, तेज प्रक्रम है, फास्ट, फास्ट प्रोसेस है, तेज प्रक्रम है ये, ठीक है। इसमें जो गैस की ऊष्मा है वो कैसी होती है, नियत होती है ना, गैस की ऊष्मा कैसी होती है, नियत होती है, ठीक है। और गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं होती। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है।
इसमें वातावरण से ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, यानी वातावरण के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो नियत नहीं होती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है यहाँ पे, और गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो उसी के कारण उसका ताप बढ़ता है ना। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी और उसका ताप क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। हो गया, ठीक है। इसके बाद में बाकी जो है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना, टाइम हो जाएगा। कल शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे रहेगी क्लास।